हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। मेरा नाम है गौरव जोशी एंड वी आर स्टडिंग मेटलर्जी। 8th चैप्टर है ये, साइंस 1, स्टेट बोर्ड एसएससी महाराष्ट्र, और केमिस्ट्री में आता है चैप्टर मेटलर्जी। इन द प्रीवियस वीडियो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखे और प्रीवियस ईयर में आए हुए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे। तो बच्चा लोग अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो चैनल पे, हमारे चैनल पे उस वीडियो को देखो। पार्ट 1 है वो मेटलर्जी का। अब आते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स में। एक और रिएक्शन जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का रिएक्शन मान सकते हैं हम इसको, दैट इज़ मेटल का रिएक्शन विद अ नॉन मेटल। देखो, एज़ पर हमने जो ऑलरेडी पढ़ा है कि मेटल्स का एक टेंडेंसी होता है टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। जितने भी मेटल होते हैं वो ट्राई करते हैं मोस्टली टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को। वेरएज नॉन मेटल्स का टेंडेंसी होता है टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का ट्राई करेंगे। इस चक्कर में मेटल और नॉन मेटल हमेशा जो बॉन्ड बनाएंगे, मतलब जो रिएक्शन करेंगे और आपस में जो बॉन्डिंग करेंगे, वो होगा बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय एक्सचेंज नॉन मेटल गेन करेगा, मेटल लूज़ करेगा, मेटल का लूज़ किया हुआ नॉन मेटल गेन कर लेगा। ऐसे टाइप का बॉन्डिंग से जो कंपाउंड बनता है वो होता है आयोनिक कंपाउंड। तो मेटल नॉन मेटल टुगेदर कम्स एंड दे फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड, जिसमें कि एक मेटल प्लस बनता है, दूसरा नॉन मेटल माइनस बनता है, एंड दे कम टुगेदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस causes them to form a ionic compound. This is another example, electrostatic attraction between sodium and chlorine. Now let's study the reaction of non-metal with oxygen. जैसे हमने मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखा था, अभी बारी है नॉन मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कार्बन इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। देखो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कब रिएक्ट करता है, जब वो बर्न होता है, मतलब कंबस्ट होता है, और आई कैन से जब जलता है। तो ये जो रिएक्शन होगा नॉन मेटल्स का विद ऑक्सीजन विल बी अ टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन। इट विल बी अ कंबशन रिएक्शन इन दैट कार्बन बीइंग अ नॉन मेटल विल कंबाइन विद ऑक्सीजन जब हम उसको जलाएंगे, जैसे कोल को जलाया या खाने को जलाया, क्योंकि खाने में भी कार्बन होता है। उस केस में कार्बन बीइंग अ नॉन मेटल व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कार्बन था वो एंटायरली जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसके साथ में वो कंबाइन हो गया। करेक्ट, O2 था तो O2 के दोनों ऑक्सीजन के साथ कार्बन कंबाइन हो गया एंड बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड केस में, या दिस टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड एज कंप्लीट कंबशन। जितना कार्बन पूरा ऑक्सीजन मिल गया, कंबाइन हो गया, बन गया कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड। बट व्हाट इफ कार्बन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो उस केस में कार्बन को सिर्फ एक एक ऑक्सीजन ही मिल पाएगा, and in that case the formed product will not be carbon dioxide but it will be carbon monoxide. The kind of product formed will be carbon monoxide. This type of combustion is called as partial combustion. यहाँ पर हम दो ऑक्साइड देख रहे हैं कार्बन के। फर्स्ट केस में देयर वाज कंप्लीट कंबशन, सेकंड केस में इट वाज पार्शियल कंबशन, बिकॉज पूरा ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन नहीं कर रहा है, एक ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद वन कार्बन। जो प्रोडक्ट बने, दो गैसेस बने, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों गैसेस एक एसिडिक है और एक न्यूट्रल है। दे बोथ, ऑल्दो बीइंग ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, आर नॉट सेम। One of them is acidic, carbon dioxide is acidic in nature and carbon monoxide is neutral in nature. Similarly, if you take any other non-metal, that is sulfur, उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो वो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, विच इज़ अ कंबशन रिएक्शन। फॉर्म्ड ऑक्साइड विल ऑल्सो बी एसिडिक। याद रखें, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो मोस्टली बेसिक होता है, कुछ उसमें एम्फोटेरिक भी होते हैं, वेरएज नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो मोस्टली एसिडिक होता है, कुछ उसमें न्यूट्रल भी होते हैं। सेकेंड रिएक्शन इज ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। पानी के साथ नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करेगा? नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे डू नॉट रिएक्ट एक्सेप्ट हैलोजेंस। हैलोजेंस आर ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, वो फालतू नहीं, फर्स्ट क्लास बिरयानी I ate. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन
एसिटाइन को तो काउंट नहीं करते हम, हाफ लाइफ बहुत कम होता है और ज़्यादा उसके रिएक्शंस भी नहीं देखते हम। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर हैलोजेंस। ये हैलोजेंस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। द रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद वाटर इज हैलोजन, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्म्स HOCl which is an acid plus HCl which is also another acid. This HOCl is also known as hypochlorous acid. इतना ही जानने की हमको ज़रूरत है बिकॉज टेक्स्ट बुक में इतना ही है, इससे ज़्यादा जानना वुड बी लाइक वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अस राइट नाउ। Another reaction of non-metals is with dilute acids. Just like metals, non-metals भी dilute acid के साथ react करते हैं, but most of the non-metals do not react with dilute acid, except again halogens. Halogens on reaction with dilute acid, for example, when chlorine reacts with HBr, it forms HCl plus Br2. If you see very carefully, ये जो halogen था acid का, वो अब यहाँ पर Br2 बन गया, whereas ये जो halogen था जो कि अपने डायटोमिक फॉर्म में था, वो अब एसिड में आ गया। सो एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज हो गया, एक इधर से हैलोजन उधर चला गया, उधर का हैलोजन इधर आ गया, तो एक तरीके से हैलोजन इज बीइंग एक्सचेंज्ड। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। हाउ डू नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन? द वेरी फर्स्ट वन इज ऑफ सल्फर विद हाइड्रोजन गिविंग H2S। बहुत खराब स्मेल होता है। सल्फर विद हाइड्रोजन गिव्स H2S known as hydrogen sulfide. Ammonia, that is nitrogen with hydrogen gives ammonia. बहुत खराब स्मेल होता है इसका भी। देखो इन रिएक्शंस का पर्टिकुलर थिंग्स क्या है कि ये रिएक्शंस एक सर्टन टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही होते हैं। ये ऐसे ही नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोजन के साथ, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटलिस्ट, पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन कंडीशन हमको मेंटेन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछा है टेक्स्ट बुक में एज यूज योर ब्रेन पावर, उसमें पूछा है कि जब क्लोरीन रिएक्ट्स विद HBr, तो जो HBr है वो बन जाता है Br2। HBr में से Br निकल के बन जाता है Br2। नाउ दे आर आस्किंग यू कि इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन और इज दिस रिएक्शन कैन इट बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इफ इट इज सो देन विथ व्हाट इज द ऑक्सीडेंट, विच इज दैट ऑक्सीडेंट दैट इज ब्रिंगिंग अबाउट दिस ऑक्सीडेशन? तो ये रिएक्शन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्लोरीन विद HBr गिव्स HCl plus Br2। See, if you remember the definition of oxidation reaction का basic definition was, it is loss of hydrogen, gain of oxygen. In the reaction you can see that HBr में से hydrogen is getting removed. HBr में से hydrogen, bromine is losing hydrogen, उसमें से bromine का hydrogen चला जाता है। तो can I say that bromine का basically loss of hydrogen हुआ, मतलब oxidation हो गया, and वो क्या बन गया? HBr से वो बन गया Br2. So yes, this can be called as oxidation process. That is loss of hydrogen is oxidation. And किसने वो ऑक्सीडेशन करवाया? ये जो ऑक्सीडेशन है ये किसने करवाया? ये करवाया यहाँ पर सामने प्रेजेंट क्लोरीन ने। तो जो भी ऑक्सीडेशन करवाता है उसको कहा जाता है ऑक्सीडेंट या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो क्लोरीन ओवर हियर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, हमने चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए। Out of the 5 parts that we have to study in this chapter, we have completed the physical chemical properties of metals and non-metals. We have completed chemical properties of metals and non-metals. Now let's come to ionic compounds. थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब एक मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो बनेगा आयनिक कंपाउंड। लेट्स अंडरस्टैंड, उन दोनों मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्डिंग। बिकॉज if you take an example of sodium and chlorine, sodium being 281 loses 1 electron, एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये बन जाता है 2,8। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, there is 1 electron less to complete its octet, so it will accept the electron lost by the sodium and becomes 288. Both of them become stable but at a cost of gaining charge. Sodium becomes positive, chlorine becomes negative because sodium lost 1 negative charge and chlorine gained a negative charge. This positive and negative ions will attract each other, forming an ionic bond between them, and these kind of compounds which are formed with the help of an ionic bond are called as ionic compounds. So bond formed by exchange of one or more electron is called as ionic bond. Example is NaCl.
अब दे विल नेवर आस्क यू हाउ दिस बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, कैसे बनता है वो दिखाओ, बिकॉज वो ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में हमने स्टेट बोर्ड के सिलेबस में कर लिया है। यहाँ पर आपको बस बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। उसके अलावा एग्जाम्पल याद रखें, NaCl है, MgCl2 है, ऐसे 1-2 एग्जाम्पल अगर याद रखेंगे तो कभी इन केस क्वेश्चन आया, जो कि आज तक तो नहीं आया है, बट इन केस कभी क्वेश्चन आया तो आप उनमें 1-2 एग्जाम्पल लिख सकें, इतना याद रखें। नाउ वी आर सपोज टू स्टडी समथिंग अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। जैसे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन मतलब ऐसे क्रिस्टल जैसा उनका शाइनी सरफेस, शाइनी प्रॉपर शेप स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड होता है। सेकेंड थिंग, दे हैव डेफिनाइट शेप एंड स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। उनका सरफेस स्मूथ एंड शाइनी होता है, शेप एकदम प्रॉपर होता है। ऐसे ये शायद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन oppositely charged ions and repulsion between the same charged ions. For example, NaCl का एक मॉलिक्यूल है, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है NaCl का, ऐसा एक और NaCl का मॉलिक्यूल पकड़ लो और ऐसा एक और NaCl का मॉलिक्यूल पकड़ लो। इफ़ यू सी यहाँ पर जो Na होगा वो दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, तो इनके बीच में आपस में हल्का रिपल्शन होगा। वेराज इफ़ यू सी क्लोरीन और Na यहाँ पर जो है इनके बीच में सिंस दोनों नेगेटिव चार्ज वाले हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो इनके बीच में स्लाइट अट्रैक्शन होगा। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को आयनिक कंपाउंड का, दैट इज साइज ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड अनायन। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, उसका एक पर्टिकुलर साइज होगा, एटॉमिक साइज, आई होप यू हैव हर्ड अबाउट इट, एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है। इसके लास्ट में पहला शेल, दूसरा शेल एंड तीसरा शेल, 3 शेल होते हैं, 281। लास्ट शेल में देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन। एंड इफ़ यू सी क्लोरीन, इसमें भी 3 शेल होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शेल। क्लोरीन के लास्ट शेल में देयर आर ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मुझे बताइए, वेन एवर सोडियम विल लूज एन इलेक्ट्रॉन, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और किसके को दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, तो ये जो लास्ट वाला शेल जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन गया तो ये लास्ट वाला शेल भी गायब हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली सोडियम जब पॉजिटिव बनेगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करके तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। एंड क्लोरीन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्लोरीन का एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो 288 हो गया। तो क्लोरीन बेसिकली देखा जाए तो सोडियम के कंपैरिजन में साइज़ में हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो जो कटायंस होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो साइज़ में छोटे होते हैं एंड अनायंस जो होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं। यही जो साइज़ का डिफरेंस होता है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। सेकेंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द आयंस। जैसे सोडियम जब Na+ बनता है तो उसके ऊपर चार्ज जो आता है वो है +1। सिमिलरली जब Mg इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर चार्ज आता है +2। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है +3। सो ये जो चार्ज उनके ऊपर प्रेजेंट है, सिमिलरली जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं उनके ऊपर भी -1 -2 -3 चार्ज आएगा। तो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है इन अनायंस पे, इन कटायंस पे, वो चार्ज भी अफेक्ट करता है इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस, जो आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं इन योर 5th चैप्टर एसिड्स एंड बेसिस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड आपको फिलहाल क्या याद रखना है, दैट इज जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑल दी आयोनिक कंपाउंड जो कि आयन से बनेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट अंडर circumstances. These are good conductor only when they are in either aqueous state और aqueous solution का फॉर्म में, मतलब जब आयनिक कंपाउंड को पानी में डिजॉल्व किया हुआ है, और दे आर इन मोल्टन स्टेट, मतलब when they उन लोगों को मेल्ट किया हुआ है, अच्छे से हीट करके उनको मेल्ट किया हुआ है लिक्विड फॉर्म में। दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी when they are in solid state. सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड होगा इट विल नॉट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी हम कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरियस सॉल्ट्स। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम या तो एक्वेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं या तो उनको मेल्ट कर देते हैं, कंटेनर में डाल के 2 रॉड्स को अटैच करके फिर उनको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और वायर बल्ब से कनेक्ट हो जाता है, एक वायर उसमें बल्ब से कनेक्ट हो जाता है।
अगर ये सर्किट कंप्लीट होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर यहाँ पर बीच में, सिंस हमको दिख रहा है दो रॉड्स के बीच में गैप है बिकॉज सोल्यूशन है वहाँ पर, अगर ये सोल्यूशन बैड कंडक्टर होगा तो ये बल्ब कभी ग्लो नहीं करेगा बिकॉज ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। आयनिक कंपाउंड्स बीइंग गुड कंडक्टर, वो ये सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा एंड हेंस वो बल्ब ग्लो होगा। तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर बट ओनली इन मोल्टन एंड एक्वेस स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। Now let's see a few properties of ionic compound. The very first property being ionic compounds are solid and they are hard, मतलब they are very tough, not easily, like उनको ऐसा प्रेस नहीं कर सकते easily. Being hard, they are brittle. Brittle यानी हम उसको easily तोड़ सकते हैं. Now some people can argue कि hard है तो brittle कैसे हो सकता है, अगर वो एकदम hard है तो टूटेगा कैसे easily. In that case take an example of chalk and sponge. सी ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हार्ड होगी वो टूटेगी नहीं, और जो चीज़ सॉफ्ट होगी वो इजीली टूट जाएगी। चॉक बीइंग हार्ड, प्रेस करेंगे तो ऐसा नहीं वो दब जाएगा हमारी उंगली से, इट इज़ हार्ड बट येस हम उसको इजीली तोड़ सकते हैं, तो इट इज़ ब्रिटल। स्पॉन्ज बीइंग सॉफ्ट, दबा सकते हैं हम इजीली उसको, लेकिन वो जल्दी से टूटता नहीं है, हेंस इट इज़ नॉट ब्रिटल, इट इज़ नॉट ब्रिटल। तो वैसे ही आयनिक कंपाउंड्स दे आर हार्ड बट दे आर ब्रिटल, टूट सकते हैं इजीली, उनके जो लेयर्स हैं हम उनको तोड़ सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। एग्जाम्पल ये पेंसिल का टूटना, यू कैन सी दैट। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर क्वाइट हाई, जैसे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स के मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब हम उनको पानी में डिजॉल्व कर सकते हैं बट हम उनको केरोसिन या पेट्रोल में डिज़ोल्व नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, वेरेज वाटर दैट इज़ आयोनिक सॉल्वेंट्स में वो डिज़ोल्व होंगे। अब ये आयोनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं या पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं ये हम थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ेंगे, फिलहाल हम बस NaCl और आयनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में याद रखते हैं। आयनिक कंपाउंड में जो कटायन और अनायन होगा, फॉर एग्जाम्पल हम Na को ले लेते हैं एज कटायन, Cl को ले लेते हैं हम अनायन। जैसे ही हम इनको पानी में ऐड करते हैं, वी ऐड देम इनटू वाटर, तो पानी में से H+ और OH- अलग हो जाता है। वाटर इज मेड अप ऑफ H+ एंड OH- आयन। दीज H+ आयन दे सराउंड दिस Cl-, नॉट Na+, H+ आयन्स विल सराउंड दी Cl-। वो ऐसे प्लस प्लस करके ऐसे Cl- को सराउंड कर लेते हैं, जितने भी H+ होते हैं वैसे Cl- को सराउंड करते हैं, एंड जो OH- का जो अनायन होता है वो आके Na+ को सराउंड कर देता है, जिससे क्या होता है ये Na+ और Cl- एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है एंड हेंस वो डिज़ोल्व हो जाता है, या बोलो तो डिसोशिएट भी हो जाता है। तो ये डिज़ोल्व हो पाया बिकॉज वाटर में देर वॉज प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स, करेक्ट, H+ एंड OH-। केरोसिन, पेट्रोल, इन सब में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स नहीं होते हैं बिकॉज दे आर नॉट पोलर सॉल्वेंट्स, दे आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, हेंस उनमें ये आयनिक कंपाउंड्स डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनको डिज़ोल्व होने के लिए ऐसा प्लस और माइनस वाला आयन चाहिए रहता है, ऐसा सॉल्वेंट चाहिए रहता है जिसमें कि प्लस और माइनस का डिफरेंस होगा। लास्टली, एज आई ऑलरेडी सेड, दे कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इन एक्वेस सोल्यूशन एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Now in exercise you are given with question number 5 का B, that generally ionic compounds have high melting points and also boiling points. So for that you can answer इस format में that ionic compounds are mainly solid state, they are hard, strong electrostatic force of attraction is present between the oppositely charged ions, the intermolecular forces of attraction is high, जो एक molecule NaCl का एक molecule और दूसरा molecule इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी क्वाइट हाई, ड्यू टू दिस अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट दीज मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हाई एनर्जी लगेगा, हेंस दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। In 2015 March, there was 1 mark का question, give scientific reason common salt has high melting and boiling point. We previously saw the answer in the exercise. Same question was asked in 2015 March के लिए 1 मार्क के लिए। उसके अलावा इस टॉपिक पे से कोई एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर लाइक 2013 से लेके अभी तक तो नहीं आया है, उससे पहले आया हो तो नो आइडिया, बट मोस्टली ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं इस टॉपिक में से। इट्स अ वेरी क्या बोलेंगे, थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयनिक कंपाउंड्स। So with this we complete ionic compounds, we have completed physical properties of metals and non-metals, and we have completed the chemical properties of metals and non-metals.
अब आता है हमारे चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ मेटलर्जी। मेटलर्जी, लेट्स स्टार्ट इट। नाम से समझ में आता है इसमें हम मेटल्स और उसकी एलर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और मेटल्स को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं नेचर में से, ज़मीन में से मेटल्स हमको कैसे मिलता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। The science and technology regarding the extraction of metals from ores and their purification for use is called as metallurgy। ये है डेफिनेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक की, मेटलर्जी की। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा थोड़ा आगे जाके, बट फिलहाल डेफिनेशन ये है, याद कर लो। मेटलर्जी के अंदर हमको ये मेन 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मिनरल्स एंड ओर्स, देन वी विल स्टडी अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज ओर्स, देन वी विल स्टडी अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेटल्स, जैसे रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मेटल, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है हम वो पढ़ेंगे। एंड देन लास्टली वी विल स्टडी अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हम पहले मेटलर्जी के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मेटलर्जी। सी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे आर रिएक्टिव, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल जो हमारे काम के होते हैं वो या तो हाईली रिएक्टिव होते हैं या तो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। तो नेचर में वो कभी ऐसा खुले में मेटल नहीं मिलेगा तुमको ज़मीन के नीचे, ये देखो आयन पड़ा हुआ है, उठा के ले जाओ, चलो यूज़ करेंगे, नहीं। मेटल्स बीइंग रिएक्टिव वो नेचर में, दैट इज़ ज़मीन के नीचे, हमको कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो कंबाइंड होंगे। तो अगर आयन है तो डायरेक्ट आयन के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो हमको आयन का कोई कंपाउंड मिलेगा। आयन का ऑक्साइड मिल सकता है, आयन का सल्फाइड मिल सकता है, आयन का कुछ और कंपाउंड मिल सकता है, बट आयन डायरेक्टली नहीं मिलता है। तो मुझे अगर आयन चाहिए तो मुझे पहले कंपाउंड को ढूंढना पड़ेगा, फिर इस कंपाउंड में से आयन को अलग करना पड़ेगा, तो जाके मुझे आयन मिलेगा। फिर वो भी प्योर होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं, तो उसका प्योरीफिकेशन करना पड़ेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोला जाता है मेटलर्जी। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। नाउ सम मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, दे आर नोबल मेटल्स, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो नेचर में भी वो हमको किसी के साथ मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो हमको फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं। गोल्ड हमको ज़मीन के नीचे डायरेक्ट गोल्ड के फॉर्म में मिल जाता है, हमको बस उसका थोड़ा प्योरीफिकेशन करना पड़ता है, कचरा मिट्टी वगैरह हटा के थोड़ा सा पॉलिशिंग करके अच्छा शक्ल उसका बना देते हैं और फिर यूज़ कर लेते हैं। इफ़ यू सी, दीज आर सम ऑफ दी मेटल्स का एग्जाम्पल। मेटल्स ज़मीन के नीचे कुछ इस तरीके से मिलते हैं। अब ये एग्जैक्टली मेटल जैसे नहीं दिख रहे हैं, बट ये एक्चुअली मेटल ही हैं। इनके अंदर हमें प्योरीफिकेशन, मेटलर्जी का प्रोसेस करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जाके हम इसको घर में यूज़ करने लायक या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने लायक बना सकते हैं। अज्यूम कीजिए कि आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रतन टाटा टाइप कोई एक बड़े से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आपको मेटल चाहिए, स्टील बनाना है, पाइप्स बनाने हैं, कुछ तो बनाना है आपको, जिसके लिए आपको मान लो आयन का मेटल चाहिए। अब आपको ज़मीन के नीचे डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं कि गए चलो फावड़ा लेके एक फावड़े से खोदो निकाल लो मेटल मिल गया, नहीं। आपको पहली बात तो पता नहीं मेटल कहाँ होगा, दूसरी बात मिल भी गया तो क्या भरोसे, मतलब हमें नहीं पता। हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमने पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम की है, हमको बस बिज़नेस आता है। ये जो साइंस है ये हमारे बस की बात नहीं है कि मेटल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको कैसे मैं अलग करूँगा, कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो ज़मीन के नीचे से मुझे जो मेटल मिलेगा वो ऐसे पत्थर जैसा दिखेगा। नॉर्मली हमको शायद ये दिख भी जाए लाइफ में तो हम इसको पहचान नहीं पाए कि ये शायद आयन है कि कुछ है, हम इसको पत्थर ही समझ लें। बट जिसने मेटलर्जी की पढ़ाई की होगी, जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, वो समझेगा कि ये पत्थर नहीं है, ये एक मेटल का कंपाउंड है जो कि ज़मीन के नीचे मिलता है। तो हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स को ढूंढेंगे, जैसे आयन जो ज़मीन के नीचे मिलता है या ज़मीन नेचर में जो मिलता है वो अलग अलग कंपाउंड्स में मिलता है, जैसे Fe2O3, Fe3O4, FeS2, FeCO3। ये होते हैं अलग अलग कंपाउंड जो कि आयन के हमको मिलेंगे, जिनमें से हम आयन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ईजिली। ऐसे कंपाउंड्स को जो कि ज़मीन के नीचे मिलते हैं हम उनको बोलते हैं मिनरल्स। सच कंपाउंड्स विच कंटेन द रिक्वायर्ड मेटल। अगर मुझे आयन चाहिए तो आयन का कंपाउंड ढूंढूंगा, कॉपर चाहिए तो कॉपर का। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज मिनरल्स। मिनरल्स इसलिए क्योंकि वो ज़मीन के नीचे मिलते हैं। अब इन मिनरल्स में से क्या मैं सब मिनरल्स को लेके आऊँगा? नहीं, ऑब्वियसली ये हर एक मिनरल अलग अलग जगह पे मिलता होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में। कोई झारखंड में मिलता है तो कोई केरला में मिलता है तो कहीं कहीं मिलता होगा। तो मैं सब मेटल्स को लेके नहीं आ सकता, सब मिनरल्स को उठा के लेके नहीं आ सकता आयन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सेकेंड प्रॉब्लम, क्या सब मेटल्स में से या सब मिनरल्स में से आयन को एक्सट्रैक्ट करना ईजी है? तो आंसर है नहीं। हो सकता है Fe2O3 में से आयन ईजिली निकल जाता है, थोड़ा ज़्यादा केमिकल प्रोसेस नहीं करना पड़ता, लेकिन FeS2 में बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस करना पड़ता हो।
तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आयन का एक्सट्रैक्शन में मैं जितना ज़्यादा पैसा खर्चा करूँगा, मेरा जो मेटल बनेगा उसका भाव भी उतना ज़्यादा होगा। जितना सस्ते में मैं मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, मैं मेटल सस्ते में बेचूँगा, ज़्यादा बिकेगा, मेरा प्रॉफिट। तो इतने सारे जो मिनरल्स हैं आयन के, उसमें से मुझे कोई एक मिनरल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें से मैं आयन को एक्सट्रैक्ट करूँगा, ताकि मुझे सबसे ईजिली आयन एक्सट्रैक्ट करके मिल जाए। ऐसा मिनरल जिसमें से मैं आयन को ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, या किसी भी मेटल को उसके मिनरल में से ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ऐसे मिनरल को बोला जाता है ओर। आयन का ओर इज़ हेमाटाइट, Fe2O3, द ओर ऑफ आयन। उसके अलावा मैग्नेटाइट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही ओर होगा किसी सब्सटेंस का, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जब आप एक्सट्रैक्शन के लिए जब माइनिंग करोगे, ज़मीन में से मेटल का ओर ढूंढोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ भर भर के हेमाटाइट ही प्रेजेंट हो सकता है उसके साथ में थोड़ा सा मैग्नेटाइट भी प्रेजेंट हो, तो आपको दोनों मिलेंगे, तो आपको दोनों आना चाहिए। बट फिलहाल हम ऐसा मानते हैं कि आयन का एक ही ओर है, दैट इज़ हेमाटाइट Fe2O3। इस हेमाटाइट में से आई विल बी एक्सट्रैक्टिंग माई आयन, सच अ मिनरल फ्रॉम विच आई कैन एक्सट्रैक्ट आयन और माई मेटल economically, easily. Such metal or such mineral is called as ore. तो आई होप मिनरल एंड ओर ये दो का डिफरेंस समझ में आया कि मिनरल क्या होता है, सारे कंपाउंड जिसमें मेरा मेटल प्रेजेंट है, जो ज़मीन में से मिलेंगे मुझे वो सारे कंपाउंड्स, और ऐसे मिनरल जिसमें से मैं आयन को एक्सट्रैक्ट करूँगा ईजिली, इकोनॉमिकली, उसको बोलते हैं ओर। अब मैंने ओर भी ढूंढ लिया, चलो मैंने लैब में बहुत सारे मिनरल्स लेके आए, सबको मैंने एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई किया, मुझे पता चला कि सबसे ईजिली तो हेमाटाइट में से निकल सकता है, तो मैंने लैब में किया, लैब में छोटे लेवल पे किया होगा। अब यही मुझे चाहिए बड़े लेवल पे, कि मुझे बहुत सारा हेमाटाइट का ओर चाहिए जिसको मैं इंडस्ट्री में लेके आऊँगा। अब भाई मेरे को थोड़ी ना पता है हेमाटाइट किधर प्रेजेंट है, वो तो किसी ऐसे को पता होगा भाई जिसने हेमाटाइट के बारे में पढ़ा हो, जिसको जियोग्राफी थोड़ी बहुत आती हो, ज़मीन के नीचे कौन सा मेटल कहाँ है, कौन सा ओर कहाँ है पता हो। तो मैं ऐसे किसी जियोलॉजिस्ट को पकड़ूंगा, उसको बोलूँगा भाई समझा किधर है, वो बताएगा चलो भाई छत्तीसगढ़ में जाओ, उधर मिलेगा तुमको हेमाटाइट बहुत सारा। मैं चला गया छत्तीसगढ़ में, अब मैं तो ना जाके उधर लेके फावड़ा खोदने लगूंगा, भाई निकालो मेटल निकालो, नहीं, मैं तो कोई कंपनी को हायर करूँगा जो माइनिंग वगैरह करती हो, वो माइनिंग कंपनी के वर्कर जाएंगे उधर, थोड़ा माइनिंग वाइनिंग करेंगे, ऐसा JCB का मशीन लेके बड़ा बड़ा। अब वो जो वर्कर होते भाई उनको इतना ज्ञान थोड़ी ना होता है कि भाई ये मेटल है क्या, ये ओर है, या एक एक छाँट छाँट के वो लोग ओर निकालेंगे। वो तो भाई पूरा ज़मीन खोदेंगे और वहाँ से जो जो मिलेगा सब उठा के लेके आ जाएंगे, जिसमें ओर भी होगा, दुनिया भर का कचरा भी होगा। तो मेरे पास जो आएगा मेरे इंडस्ट्री में, वो एक्चुअली ओर नहीं होगा, ओर के साथ साथ उसमें बहुत सारा कचरा भी होगा। ये मेरा इंडस्ट्री बाय द वे, ये जो मेरे पास जो आएगा माइनिंग के बाद, वो सिर्फ ओर नहीं होगा, प्योर ओर नहीं होगा, ओर के साथ उसमें कचरा भी चिपका हुआ रहेगा। ओर के साथ साथ जो भी कचरा आता है, उस कचरे को हम कहते हैं गैंग। अब ये गैंग में क्या क्या आ सकता है, गैंग में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सॉइल होगा या फिर दूसरा कचरा होगा, उसमें हो सकता है कोई दूसरा मेटल का ओर प्रेजेंट हो। जैसे मैं गया था आयन का ओर निकालने, हो सकता है अंदर से टाइटेनियम का भी ओर निकल आया, बट टाइटेनियम का ओर ऑब्वियसली थोड़ा सा कम क्वांटिटी में होगा, क्योंकि वहाँ पर तो आयन ओर का साइट है। तो टाइटेनियम का ओर जो होगा, जो अभी मेरे काम का नहीं है बिकॉज मैं तो आयन ओर को ढूंढने आया हूँ, तो वो जो टाइटेनियम का ओर है उस ओर को कहेंगे हम एज गैंग, जो कि हमारे काम का नहीं है। तो एनीथिंग विच इज़ यूजलेस टू अस अपार्ट फ्रॉम आर ओर इज गैंग। इट कैन बी सॉइल, कचरा एंड ओर ऑफ एनी अदर मेटल। तो ये सब करने के बाद अब एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास है गैंग और ओर, जो कि मेरे इंडस्ट्री में आया है। यहाँ से शुरू होता है एक केमिस्ट्री का काम, जो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो यहाँ से शुरू होती है, कि हमें सबसे पहले जो हमारे पास इतना बड़ा ढेर आया है उसमें से ओर को अलग करना है और कचरे को अलग करना है, फिर उस ओर में से मेटल को अलग करना है और बाकी अलग हो जाएगा। यहाँ से एक्चुअल मेटलर्जी शुरू होती है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज अ मिनरल। मिनरल इज अ कंपाउंड ऑफ मेटल दैट अकर्स इन नेचर अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज। मिनरल के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी होंगी मेटल के साथ साथ। और एक ऐसा मिनरल होता है जिसमें से हम मेटल को सेपरेट कर सकते हैं इकोनॉमिकली एंड ईजिली। इकोनॉमिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पैसा सब देखते हैं, तो इकोनॉमिकली हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, ऐसे मिनरल को बोला जाता है और। प्लीज़ रिमेंबर these two definitions. Now here are some of the examples of metals, उनका मिनरल एंड उनका ओर। तो आयन का फेमस ओर हेमाटाइट Fe2O3, जिंक का ओर जिंक ब्लेंड ZnS, एल्यूमिनियम का ओर इज बॉक्साइट Al2O3.H2O। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला मेटलर्जी को एक्सप्लेन करो, मिनरल्स को एक्सप्लेन करो, ओर को एक्सप्लेन करो, गैंग को एक्सप्लेन करो। तो
ये है वो एक्सप्लेनेशन। मिनरल को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, गैंग को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ओर्स को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, एंड मेटलर्जी भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया मेटलर्जी क्या होता है। एंड 2017 जुलाई 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि नेम वन मेटल अकरिंग एज, आपको बताना एक मेटल जो पहला सल्फाइड के फॉर्म में अकर करता है, कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। तो आपको मेटल का नाम बताना है जो कि नेचर में सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। देखिए मेटल का नाम पूछा है, उस कंपाउंड का नाम नहीं पूछा है। तो अगर आपको सल्फाइड के फॉर्म में बोलना है कॉपर मिलता है, तो आप कॉपर सल्फाइड नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉपर। कॉपर है वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। कार्बोनेट के फॉर्म में अगर मान लो आपको जिंक लिखना है तो जिंक, ऑक्साइड के फॉर्म में आयन तो आयन। ऐसे नाम लिखना है आपको, उसका सिंबल मत लिख के आ जाना सिर्फ। चाहिए तो सिंबल साथ में ऐसा CU या ZN या FE ऐसे साथ में लिखा ठीक है। नाम पूछा है तो नाम लिख के आओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जो पूछा है वही करना है। नथिंग, वी हैव कंप्लीटेड मेटलर्जी, जिसमें हमने मिनरल और ओर ख़त्म कर दिया। अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर पे। देखो मैंने कहा था जब आपके पास इंडस्ट्री में ओर आता है तो उसमें सिर्फ ओर होगा ऐसा नहीं है, साथ में कचरा भी होगा बहुत सारा। तो कचरा को सेपरेट करने वाला जो टेक्निक होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ गैंग, दैट इज कचरा, फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब गैंग क्या होता है? गैंग मतलब कोई भी इम्प्योरिटी, सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंस अलॉन्ग विद सम मेटल कंपाउंड्स, दीज आर कॉल्ड एज गैंग। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये वाइट वाइट सब्सटेंस, ये हो सकता है आपका कोई मिनरल या ओर हो। साथ में देखो कितना सारा मिट्टी भी है वहाँ पर। इसको देखो, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो सकता है कोई और हो जिसमें बहुत सारा मिट्टी चिपका हुआ है। अब एक एक करके इसको पकड़ पकड़ के हाथ से तो अलग कर नहीं सकते भाई, क्वांटन्स में आता है ये, तो हमको कोई केमिकल या बल्क में प्रोसेस करने के लिए कोई टेक्निक निकालना पड़ेगा। ऐसे टेक्निक्स को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें आप अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड है विल्फले टेबल मेथड, सेकेंड मेथड है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्लोटेशन, लीचिंग। इन 5 में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका और कौन सा है, कौन सा मेथड सबसे सूटेबल रहेगा उसके लिए, पैसा कम खर्चा होगा, आपके पास उसका अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं इन मेथड्स को। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, दैट इज विल्फले टेबल मेथड। नाउ व्हाट हैपेंस इन विल्फले टेबल मेथड? विल्फले टेबल एज द नेम सजेस्ट, विल्फले तो कोई साइंटिस्ट का नाम होगा या किसी जिसने ये टेबल बनाया है, जिसने ये मेथड निकाला है उसका नाम होगा। एंड टेबल इसलिए क्योंकि इसमें टेबल यूज़ करते हैं। टेबल जो होता है वो एक स्लांट टेबल होता है। स्लांट मतलब थोड़ा सा हल्का ऐसा सीधा नहीं होगा, वो हल्का सा ऐसा टिल्टेड टेबल होगा, ऐसा सीधा खड़ा नहीं होगा, हल्का सा टिल्ट होगा ताकि एक स्लोप मेंटेन हो उसके ऊपर। ये जो स्लांट टेबल होता है इसके ऊपर ऐसे रिजेस होते हैं या वेजेस बोलते हैं इनको। वेजेस यानी ऐसा ऊबड़ खाबड़ थोड़ा सा ऐसा पहाड़ जैसा, छोटे छोटे इसमें लाइंस होंगी, ऊबड़ खाबड़ होगा थोड़ा सा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा ऐसा प्लेन टेबल नहीं है, इसके ऊपर हल्के हल्के ऐसे ना गड्ढे जैसे हैं, लाइंस जैसी हैं। इनको बनाने का रीज़न ये होता है कि इनके अंदर हमारा ओर फंसेगा। कैसे फंसेगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ओर है उसको पाउडर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि आपके पास पत्थर आएंगे, बड़े बड़े पीसेस आएंगे, आप उनको पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं बॉल मिल। अभी कैसी दिखती है, क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल याद रखो बॉल मिल करके एक डिवाइस होता है, एक मशीन होता है जो कि ओर को पाउडर में कन्वर्ट करता है। एक बार पाउडर में कन्वर्ट कर दिया ओर को, फिर हमें टेबल पे लेके आना है। टेबल को हमें कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग करना है, वाइब्रेट करते हुए कर देना, देखो ऐसा हिलता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। जो पाउडर्ड ओर है उसको हम लोग विद दी हेल्प ऑफ ये हुपर यानी ऐसा कुछ ऐसा एक फनल जैसा होगा जिसके थ्रू हम उसको टेबल के ऊपर ऐसा डाल देंगे ताकि वो इवनली एक जैसा आए, ऐसा एक जगह बहुत ज़्यादा एक जगह कम, ऐसा नहीं। तो कंटिन्यूसली इस हुपर से या इस फनल से ओर नीचे गिरेगा। साइड में देयर विल बी पाइपलाइन, ऐसे लंबे से पाइप्स होंगे जिनमें से पानी ऐसा बाहर आता रहेगा, होल्स में से कंटिन्यूस पानी ऐसा फ्लो करता रहेगा और टेबल वाइब्रेट कर रहा है। होगा ये कि जैसे ये ओर और पानी मिलेगा, जब पानी फ्लो करेगा तो उसके साथ में ओर का पार्टिकल्स एंड जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो भी फ्लो करने लगेंगे। ओर में मेटल है तो हैंस ओर जो है वो नीचे सेटल होने लगेगा बिकॉज वो हैवी है। कहाँ सेटल हो जाएगा? उन वेजेस में, उन दरारों में, जो दरार जैसे हमने वहाँ पर टेबल पे देखी थी, लाइंस देखी थी, उनमें नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा ओर। एंड सिंस गैंग जो है उसमें मेनली मिट्टी है, तो जो मिट्टी है वो लाइट होती है, पानी के फ्लो के साथ
वो मिट्टी ऊपर ऊपर से निकल जाएगी, टेबल के साइड से बाहर निकल जाएगी। वेरेज जो हमारा ओर है वो हैवी है, तो हैंस वो नीचे सेटल हो जाएगा वेजेस में। दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस बिहाइंड दी विल्फले टेबल। इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है मेथड बेस्ड ऑन सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। क्यों? हैवी पार्टिकल्स को नीचे खींच रहा है, लाइट पार्टिकल्स ऊपर से जा रहे हैं, तो समवट ग्रेविटी इज एक्टिंग इन ऑर्डर टू सेपरेट दी पार्टिकल्स, ओर का पार्टिकल्स फ्रॉम गैंग। इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन। नेक्स्ट मेथड इज हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। स्पेलिंग एरर है, सेपरेशन आएगा इधर। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड भी ग्रेविटेशन पे ही बेस्ड है, बिकॉज इसमें भी ग्रेविटी एक्ट करेगा। अगेन हम ओर को पाउडर में कन्वर्ट करके ऊपर से एक हुपर से फनल से हम उसको नीचे की तरफ डालेंगे। एक बड़ा सा कंटेनर रहेगा, ऐसा कुछ वी शेप जैसा, नीचे से टेपर्ड रहेगा, ऊपर से ब्रॉड रहेगा। उस कंटेनर में हम नीचे से वाटर का पाइप फिट कर देंगे। उस पाइप में से बहुत ज़ोर से फ्लो के साथ, फोर्स के साथ पानी ऊपर आएगा। ये जो पानी ऊपर आएगा उसको हम पूरे टैंक में भर देंगे। साइड में यहाँ पर एक ओवरफ्लो निकलने के लिए, ओवरफ्लो वाटर को निकलने के लिए साइड में एक ऐसा पाइप जैसा होगा। यहाँ से जो फोर्स में पानी आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से जो पाउडर हो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। सिंस हमारा जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो वो पानी के फ्लो से, उस पानी के फ्लो से उसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड वो हैवी मेटल नीचे ही सेटल होगा। वेरेज जो हमारा सॉइल है, जो मिट्टी है, जो गैंग है, वो लाइट है, तो पानी का फ्लो उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। ऊपर ले जाने की वजह से ये पानी का फ्लो जो गैंग है वो ऊपर पानी पे फ्लोट करने वाला है। फ्लोट करते करते वो ऊपर जो ये ओवरफ्लो का जो पाइप है उसमें से बाहर निकल जाएगा। वेरेज नीचे ओर सेटल हो जाएगा और वो ओर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, मतलब प्योर फॉर्म में ओर नीचे आ जाएगा बाहर। सो अल्टीमेटली इन दिस मेथड ग्रेविटी एक्ट्स, वो लाइटर पार्टिकल्स को ऊपर ले जाती है, हैवियर पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं एंड हेंस वो सेपरेट हो जाते हैं। वही इस मेथड का प्रिंसिपल है, दैट इज ग्रेविटेशन। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस। ओर एंड गैंग का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा उसके ऊपर बेस्ड हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। इस मेथड में वी विल यूज़ अ रोलर जिसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगा होगा। एक नहीं, दो रोलर होंगे, जिसमें से एक रोलर मैग्नेटिक होगा और एक नॉन मैग्नेटिक रहेगा। जो मैग्नेटिक रोलर है वो आगे वाला, ये वाला रोलर, वो जब रोल करेगा तो उसके ऊपर प्रेजेंट ये कन्वेयर बेल्ट रोल करेगा। यहाँ पर हम पाउडर्ड ओर को इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाल देंगे। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो पाउडर्ड ओर है उसमें हो सकता है गैंग जो हो हमारा वो नॉन मैग्नेटिक हो, वेरेज जो ओर होगा वो पॉसिबली मैग्नेटिक होगा। सो जब पाउडर्ड ओर इस मैग्नेटिक रोलर के ऊपर आएगा तो जो ओर है हमारा बीइंग मैग्नेटिक वो इस रोलर से चिपका रहेगा, वेरेज जो गैंग है बीइंग नॉन मैग्नेटिक वो यहीं से इस रोलर के एज से ही नीचे गिर जाएगा और यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। वेरेज ओर थोड़ा आगे तक जाएगा क्योंकि वो मैग्नेटिक है तो रोलर से चिपका रहेगा, और थोड़ा अलग जाके यहाँ पर साइड में गिरेगा, जिससे कि गैंग अलग सेपरेट हो जाएगा और ओर अलग सेपरेट हो जाएगा एंड हेंस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इज पॉसिबल, दैट इज ओर का कॉन्सेंट्रेशन इज पॉसिबल बाय द मेथड बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नाउ ज़रूरी नहीं है कि ओर ही मैग्नेटिक हो सकता है ओर नॉन मैग्नेटिक हो एंड गैंग जो हो वो मैग्नेटिक हो। इन दैट केस ऑल्सो बोथ दिस ओर एंड गैंग कैन बी सेपरेटेड। एग्जाम्पल, कैसेटराइट SnO2, इट इज़ एन ओर ऑफ टिन Sn। इसमें देर इज मैग्नेटिक फेरस टंगस्टेट प्रेजेंट विच इज़ एन गैंग, एंड सिंस SnO2 इज नॉन मैग्नेटिक तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर सेपरेशन। नेक्स्ट मेथड इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय यूजिंग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये मेथड एंड लीचिंग का मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप ये प्रीवियस 3 मेथड्स को रिवाइज करके आए। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग विद फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग का मेथड। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड लक, टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।